हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, यदि आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट करा दिया है। बीच में रेगुलरिटी नहीं बन पाई तबीयत खराब होने की वजह से, और कुछ टैबलेट भी खराब हो गई थी। अभी भी पेन हमारे पास है नहीं, बट हम ओरली एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप ढंग से सुनना, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप अंत तक जरूर देखें। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो घटना चक्र पर आधारित हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई? प्रश्न ये कह रहा है कि जो भारत के शिक्षित युवा हैं और जो बेरोजगार हैं उनके लिए स्वरोजगार मिल पाए, इसके लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई। वो कौन सी योजना है? इनमें से वो योजना जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। और इसको कब शुरू किया गया? ये दोस्तों 1993 में इसको शुरू किया गया है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 की हम बात करें। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि बे यह सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की किस अनुसूची में शामिल है, उन्हें जो है अनुसूचित बैंक कहा जाता है। दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आया 1934, इस अधिनियम के तहत भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी डेट है दोस्तों 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना की गई। क्लियर? तो इसकी स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई। किस समिति के तहत या किस कमीशन के तहत? तो हिल्टन यंग कमीशन के तहत जो है, हिल्टन यंग कमीशन के तहत, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हिल्टन यंग के तहत जो है आरबीआई की स्थापना की गई। क्लियर? आरबीआई की अनुसूची 2 में, कौन सी अनुसूची 2 में जो बैंक हैं शामिल, उनको अनुसूचित बैंक कहा जाता है और इसके अपने बेनिफिट हैं। ठीक है, तो कौन से अनुसूची में शामिल हो? अनुसूचित अनुसूची 2 में शामिल बैंक जो हैं वो अनुसूचित बैंक कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए इज अ राइट आंसर। क्लियर? अगर आरबीआई का लोगो पूछा जाए तो वो है टाइगर अंडर पाम ट्री। ठीक है, वही एक पाम के पेड़ के नीचे टाइगर है, ये इसका लोगो है। प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है वो सन 2000 में पारित किया गया। ये साइबर अपराध को रोकने के लिए ये अधिनियम आया है। ठीक है, तो आजकल ऑनलाइन काफी हेरा फेरी हो जाती है ना, तो उसको रोकने के लिए ये आपका अधिनियम आया है। और ये कब आया? सन 2000 में। प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि 29 अगस्त 2024 को अरिहंत श्रेणी की दूसरी परमाणु पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हुई। इसका क्या नाम है? अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियां बन रही है भारत में, और पहली बन चुकी है। तो कह रहा है कि जो दूसरी पनडुब्बी है उसका नाम क्या है? उसका नाम दोस्तों है आईएनएस अरिघात। और पहली का नाम क्या है? आईएनएस अरिहंती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 21 से 23 अगस्त 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों की आधिकारिक यात्रा की? इंपॉर्टेंट है, ये यात्राएं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की पूछ दी जाती हैं। तो ये आपका पोलैंड और यूक्रेन। ठीक है, 21 अगस्त से 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पोलैंड और यूक्रेन में गए। प्रश्न नंबर 6 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है? ये कुछ उद्योग दिए गए, इनमें से कह रहा है कि कौन सा उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित है। तो आपका दोस्तों रेशम उद्योग जो है कृषि पर आधारित है। रेशम के पालन को कहते हैं हम लोग सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है?
सेरीकल्चर। ठीक है, ये पेन गड़बड़ है, तो इसे कहा जाता है सेरीकल्चर। ठीक है, ये सेरीकल्चर लिखा हुआ है, आप सुनिए। प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि गरबा लोक नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो गरबा लोक नृत्य जो है दोस्तों, एक तो ये पूछा जाता है कि किस त्योहार के या किस पर्व के दौरान किया जाता है। ये नवरात्रि के उत्सव के दौरान जो है गरबा नृत्य किया जाता है। और ये जो है दोस्तों गुजरात का एक नृत्य है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का दोस्तों लावड़ी नृत्य याद रखेंगे। राजस्थान का जो है दोस्तों घूमर नृत्य आप याद रखेंगे। क्लियर। प्रश्न नंबर 7 की हम बात करें, सीक्वेंस गड़बड़ है, ये यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 8 की अगर हम बात करें दोस्तों, कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? कह रहा है कि जब मौलिक कर्तव्य भारत में जोड़े गए हैं, वो किस समिति के द्वारा जोड़े गए? अल्टीमेटली प्रश्न ये पूछ रहा है। तो ये दोस्तों जो है स्वर सिंह समिति द्वारा भारत में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, या हम कहें कि जब समिति बनी उसके अध्यक्ष जो थे वो स्वर सिंह थे। इन्होंने ही इनकी ही सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। दोस्तों जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उस टाइम मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया था, इनको बाद में रखा गया था। क्लियर। और जब भी संविधान में कुछ बाद में या कुछ नया जोड़ा जाता है या कोई नया नियम या कानून बनाया जाता है, तो उसके लिए संविधान में दोस्तों संशोधन की जरूरत पड़ती है। तो मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ये दोस्तों जो है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, फिर ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो संविधान के किस भाग में जोड़े गए? तो अगर हम दोस्तों भाग की हम बात करें तो भाग 4A में इनको रखा गया। और अगर अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 51A में जो है इनको रखा गया है। क्लियर। और मौलिक कर्तव्यों की जब ये रखे गए थे तब इसमें मौलिक कर्तव्य 10 थे, फिर बाद में एक और कर दिया गया, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों जो है 11 है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य था दोस्तों, वो कब जोड़ा गया है? वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है इसको जोड़ा गया। 11वां था क्या? जो 11वां कर्तव्य रखा उसमें क्या था? उसमें ये था कि प्रत्येक माता-पिता एवं संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रोवाइड कराएं। क्लियर। तो ये प्रश्न था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्वर सिंह इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 की हम बात करें, कह रहा कि कलामंडलम रमन कुट्टी नायर, ये आपके कलामंडलम रमन कुट्टी नायर है। उनको कह रहा कि किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? दोस्तों इनको ये पद्म विभूषण जो दिया गया था वो 2007 में दिया गया। क्लियर। किनको? कलामंडलम रमन कुट्टी को। तो ये किस नृत्य से संबंधित है? ये दोस्तों जो है इनका संबंध जो है कथकली से है। ठीक। कथकली दोस्तों एक शास्त्रीय नृत्य है। ये क्या है? ये एक शास्त्रीय नृत्य है। और ये पूछा जाता है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है या क्लासिकल डांस है? ये दोस्तों केरल का एक क्लासिकल डांस है। ठीक है। मणिपुरी की हम बात करें तो मणिपुरी भी दोस्तों एक क्लासिकल डांस है और जो कि आपका मणिपुर का है। कथक की बात करें इंपॉर्टेंट है, कथक भी एक क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका उत्तर प्रदेश का है। लावड़ी आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है बल्कि एक लोक नृत्य है और ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। अगर दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की हम बात करें, पहले जो थे शास्त्रीय नृत्य 8 थे, बाद में एक और जोड़ दिया गया, तो इस प्रकार वर्तमान में कुल क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य जो है वो 9 है। जो नवा जोड़ा गया वो आपका छऊ है। ठीक। छऊ दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका पुरलिया छऊ। ठीक। एक आपका मयूरभंज छऊ और एक आपका दोस्तों तीसरा जो है आपका सरायकेला छऊ। ठीक। पुरलिया छऊ जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल का है। मयूरभंज छऊ दोस्तों उड़ीसा का है, जबकि सरायकेला छऊ जो है दोस्तों झारखंड का है। ठीक है। हमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए आप इसको ढंग से सुनते रहें। ये जो 8 क्लासिकल डांस और हैं
इनमें से दोस्तों एक आपका भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम, ठीक है, और ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। दूसरा आपका दोस्तों कथकली, कथकली हो चुका है केरल का, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। इसके बाद मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम भी एक दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है जो कहाँ का है? केरल का है। फिर इसके बाद आता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का। फिर मणिपुरी, मणिपुर का। उड़ीसी, उड़ीसा का। और सत्रिया जो है आठवां, वो है आपका असम का। ठीक, इंपॉर्टेंट है, सत्रिया क्लासिकल डांस कहाँ का है? असम का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक, बता दें तो कुचिपुड़ी, पूरी को कुची कर दी, मतलब पूरी कुचल दी, अंधे हो क्या पूरी कुचल दी, है ना, इस तरह से लिंक कर सकते हो। मोहिनीअट्टम केरल, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। ये दोस्तों क्लासिकल डांस आर्ट है, इनका जिक्र जो है वो नाट्य शास्त्र में मिलता है। और नाट्य शास्त्र लिखा किसने? वो लिखा भरत मुनि ने। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की। उन्होंने शब्द जो है किसके लिए यूज किया? मतलब अल्टीमेटली ये पूछना ये चाह रहा है कि वंदे मातरम गीत जो है भारत का, वो किसने लिखा? वो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और ये हमारा जो है राष्ट्रीय गीत है। ठीक, ये हमारा कौन एक राष्ट्रीय गीत है। और इसको जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा जो है राष्ट्रीय गीत में के रूप में अपनाया गया। क्लियर? और ये वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है कहाँ से लिया? इसको जो है दोस्तों आनंद मठ से लिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है दोस्तों जनगण मन है। जनगण मन राष्ट्रीय गीत है। ठीक, इसको भी सॉरी, भारत का राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन है। इसको भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसको लिखा किसने? इसको जो है मतलब जनगण मन को जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि घास, टिड्डा, मेंढक और सांप और बाज, कह रहा है कि इनमें से कौन प्राथमिक मांसाहारी है? ठीक, प्राथमिक का मतलब जो पहले खाएगा मांस को, है ना, वो प्राथमिक। जो दूसरी बार में खाएगा वो सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। तो पहले घास, घास को खाया टिड्डा। ठीक, तो टिड्डा ने तो घास को खाया, तो ये तो मांस को तो इसने खाया नहीं, तो ये मांसाहारी हुआ नहीं। टिड्डा को खाया मेंढक, मेंढक को खाया सांप और सांप को खाया बाज। तो टिड्डा को खाया है मेंढक ने, तो मेंढक हो गया आपका प्राथमिक मांसाहारी। और मेंढक को खाया सांप ने, तो ये आपका सेकेंडरी, ये टर्सरी, मैंने ये द्वितीय और ये तृतीय मांसाहारी। तो प्रथम मांसाहारी कौन हो गया यहाँ पर? मेंढक। तो इसका राइट आंसर मेंढक। क्लियर? प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़े। कह रहा है कि C2H5OH जिसे हम इथेनॉल कहते हैं, ये आपका एल्कोहल भी होता है। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र किसका है? इथेनॉल का। मीथेन के रासायनिक की बात करें तो आपका CH4। क्लियर? प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़े। कह रहा है कि लोकसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनते हैं तो उसके लिए जो है राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए आपके उम्र जो है दोस्तों, प्रेसिडेंट बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। गवर्नर यानी कि राज्यपाल बनने के लिए भी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ये भी उम्र पूछ दी जाती है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगर हम 14 की हम बात करें, कह रहा है कि 1 सितंबर 2024 को किसने उच्चतम न्यायालय के नए झंडे, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के नए झंडे का जो है लोकार्पण किया या अनावरण किया। क्लियर? तो उच्चतम न्यायालय का नया झंडा दोस्तों कब बनाया गया, ये एक डेट याद रखेंगे। तो ये उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका नया झंडा जो है 1 सितंबर 2024 में अनावरण हुआ। इस नए झंडे का प्रतीक चिन्ह जो है किसने किया है? ये जो है इसका अनावरण दोस्तों जो है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। ठीक है,
हाईकोर्ट ये किस उपलक्ष्य में किया गया? इसकी जो है 75 में जो थी स्थापना वर्ष थी, ठीक है? इस उपलक्ष्य पर जो है इसको किया गया। इस झंडे पर एक ध्येय वाक्य लिखा हुआ है, उस ध्येय वाक्य का मतलब है यतो धर्मस्य ततो जय, ठीक? यतो धर्मस्य, यतो मतलब जहाँ धर्म होगा, ततो मतलब वहाँ विजय होगी, ठीक है? जय होगी, विजय होगी, ठीक है? ये बात याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 15 की हम बात करें, कह रहा है कि Fe को दोस्तों आयरन कहते हैं, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट जो है इसने इसके साथ अपक्रिया की और अपक्रिया के बाद ये जो प्रोडक्ट बना वो FeSO4 और कॉपर निकल गए। दोस्तों आपने इस अपक्रिया में अगर आप देखें तो Fe ने क्या किया है, कॉपर को रिप्लेस कर दिया है, विस्थापित कर दिया है, ठीक? और उसके स्थान पर आकर FeSO4 बन गया और कॉपर क्या हुई, अलग हो गई, ठीक है? तो इस प्रकार की अपक्रियाएं जब कोई तत्व किसी यौगिक में किसी तत्व को विस्थापित कर दे या उसकी जगह पर आ जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16 की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि किस भारतीय क्रिकेटर को द बॉल के नाम से जाना जाता है, मतलब किस क्रिकेटर को दीवार कहा जाता है? तो ये तो राहुल द्रविड़ हैं, टेस्ट क्रिकेटर, ठीक है? टेस्ट क्रिकेट में ही टिके रहते थे इसलिए उनको दीवार कहा जाने लगा। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि आधारित थी या कृषि प्रधान थी। उस समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि के से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त करती थी? कह रहा है कि दोस्तों जब भारत में ब्रिटिश शासन था या जब अंग्रेज अंग्रेज लोग भारत में शासन कर रहे थे तो भारत के जो लोग थे वो मोस्टली ज्यादातर जो थे वो कृषि पर आधारित थे। तो कह रहा कि भारत की कितनी जनसंख्या जो थी वो कृषि पर आधारित थी। तो उस टाइम दोस्तों भारत की 85% जनसंख्या जो थी ना वो कृषि से ही अपना जीवन यापन करती थी, आजीविका प्राप्त करती थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। क्लियर? प्रश्न नंबर 18 की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि अगस्त 2029 को कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है? तो दोस्तों ये जो है आपका सी वॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है वो है आपका सी वॉक्स पोर्टल। लेकिन ये पूछा जाए कि ये सी वॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है, ठीक है? और किस के द्वारा किया गया है? तो ये जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री जो हैं वो एक महिला मंत्री हैं जिनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। तो उन्होंने जो है ये लॉन्च किया, ठीक है? प्रश्न नंबर 19 की अगर हम बात करें दोस्तों, कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में 32 खेलों में कितनी पदक स्पर्धाएं आयोजित हुई? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 329 पदक स्पर्धाएं आयोजित हुई। प्रश्न नंबर 20 की हम बात करें और ये अंतिम प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक दोस्तों जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये आपके एसएससी जीडी के लिए 20 प्रश्न थे। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं की हमने, बस आपको रिवीजन करना है और यहाँ पर ज्यादा टाइम भी नहीं है आपके पास, तो आप हमारे द्वारा जितने भी सेट कराए जाएंगे आप वो पूरे देख कर जाएंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा परीक्षा में। क्लियर? सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों हम घटना चक्र की तो सीरीज के 10 प्रैक्टिस सेट तो करा ही देंगे और पर डे एक प्रैक्टिस सेट आएगा, आप उसको पूरा करा देंगे आपको और उससे फिर उसके बाद भी और प्रीवियस ईयर सेट करा देंगे, ठीक है? जिससे आपका पेपर और अच्छा हो जाएगा। क्लियर? सो थैंक यू दोस्तों, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।